Hello student, welcome in Arpons, the premier institute of IT JEE and NEET। तो आज हम लोग देखेंगे टॉपिक है हमारा 11th क्लास का लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं हर एक कंपोनेंट का बराबर होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, जितना सब पार्टिसिपेट करेगा ए का उतना ही नंबर ऑफ बी पार्टिसिपेट करेगा, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी बनेगा, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डी बनेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे जरूरी है हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट को पहले समझेंगे कैसे कैसे निकाले करेंगे इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट वेट को। सो हम लोग याद रखेंगे when 1 gram of H2 or 1 equivalent of H2 replaced by other substance, ठीक है ना। so weight of mass हम लोग कह सकते हैं कि when the weight of mass replaced by 1 gram of H2 or 1 equivalent of H2। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे number of equivalent, हम लोग याद रखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 इक्वल टू 1 और वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट, और हम लोग क्या क्या याद रखेंगे वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट of H2 equal to 1 ग्राम। जैसे हम लोग मोलर मास देखते हैं ना, मास ऑफ 1 मोल तो मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को याद रखेंगे और इसी के हेल्प से हम लोग इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं H2 प्लस Cl2 तो जब भी हम लोग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो वहां पे हमारा एक एडवांटेज क्या होता है कि रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर ऑफ मोल से अगर कोई भी हम प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो वहां पे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट का यूज करते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर इसमें देखेंगे कितना इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट मास निकालना चाहेंगे Cl2 का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 ग्राम H2 पार्टिसिपेट किया है और ये 71 ग्राम पार्टिसिपेट किया है। तो हमने क्या क्या यहाँ पे देखा है वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू 1 ग्राम है ना। तो यहाँ पे 1 ग्राम H2 कितने ग्राम Cl2 रिएक्ट करेगा, है ना। तो 1 ग्राम H2 react with Cl2 equal to 71.71 by 2, this is equal to 35.5 ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 equivalent of H2 react with 35.5 ग्राम of Cl2। 1 equivalent of H2 react with 35.5 ग्राम of Cl2। तो यहाँ पे Cl2 का जो इक्विवेलेंट मास हो गया कितना हो गया? सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 हो गया 5.5 ग्राम। ठीक है। इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट मास हमेशा ऐसे फाइंड आउट करें, लेकिन
बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम लोग हाइड्रोजन की हेल्प से इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है H2O का, ऑक्सीजन का है H2O, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of oxygen, ठीक है ना। So 1 mole of hydrogen react with half mole of oxygen। अब देखिए 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम होता है, और वो कितने के बराबर है, 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन react with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो गया, 8 ग्राम। या आप बोल सकते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। उसी तरह से हम लोग Al2O3 में निकाल सकते हैं, या HCl में देख लीजिए। HCl में क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 35.5 ग्राम ऑफ Cl, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 35.5 ग्राम ऑफ Cl। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl क्या हो गया, 35.5। सो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया ऑफ Cl 35.5 ग्राम, है ना। उसके समान ही Al2O3 में देखते हैं। Al2O3 अब देखिए Al2O3 में क्या है, यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ, यहां से देख सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन का मास है कितना, 8 ग्राम। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट, मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट इज 8 ग्राम। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट कितना होता है, 16 ग्राम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 into 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम। अब यहाँ पे 1 मोल कितने इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, 1 मोल 2 इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट में मास कितना है, 8 ग्राम। तो 2 इक्विवेलेंट का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। और 1 मोल का मास ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 इक्विवेलेंट of oxygen react with 2 mole
एल्युमिनियम, ठीक है ना। यानी कि 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल, या लिख सकते हैं 2 इंटू, और 1 मोल का मास कितना होता है 27 ग्राम। एल्युमिनियम के 1 मोल का मास कितना होता है 27 ग्राम। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा 2/6 इंटू 27, और कितना हो जाएगा 9 ग्राम, ठीक है ना। यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 9 ग्राम, या मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 9 ग्राम। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा 9 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट, मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 9 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो इक्विवेलेंट मास रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट मास की खासियत क्या है, ये फिक्स नहीं होता है। मोलर मास तो फिक्स होता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास को समझ सकते हैं। अब देखिए, हमने शुरू में चर्चा की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और हम लोग इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को साथ साथ रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपोनेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकल गया, तो उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा। अब जैसे देखिए, हर एक रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का जो तरीका है, या इक्विवेलेंट मास और फाइंड आउट का तरीका है, वो जगह जगह डिपेंड करता है। वो हर जगह एक ही तरह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि है हमारा रिएक्शन है H2SO4 को हम डाल दिए वाटर में, H2SO4 को डाल दिए वाटर में, है ना। तो यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 कितने H प्लस को फर्निश करेगा, 2 H प्लस को फर्निश करेगा। सो इसकी जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट मास का एक और फॉर्मूला होता है ना। इक्विवेलेंट मास को अगर निकालना है, तो ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम।
98 ग्राम अपॉन 2 दैट मीन्स 49 ग्राम, 49 ग्राम, ठीक है ना। देखिए अब जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH, है ना। इसमें बन गया ये Na2SO4 प्लस H2O। और एक दूसरा रिएक्शन लिए, पहले हम लोग NaSO4 और एक दूसरा रिएक्शन लिखे हैं H2SO4 प्लस NaOH। ये बना गया Na2SO4 प्लस। देखिए अगर सिंपली आपको H2SO4 दिया हुआ है इन इक्वल सॉल्यूशन फाइंड द रिक्वायर्ड मास ऑफ H2SO4 तो हम लोग 49 ग्राम निकाल लेंगे। देखिए मान लीजिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा तो सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे NaOH एक H प्लस को फर्निश कर रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 1 दैट मींस 98 ग्राम। लेकिन यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, NaOH 2H प्लस को फर्निश कर रहा है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा क्या हो जाएगा 98 अपॉन 2 दैट मींस 49 ग्राम, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे हमने देखा कि जो रिएक्शन अगर कोई दिया हुआ है तो वहां वैलेंसी फैक्टर विल बी रिस्पांसिबल टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। सो इक्विवेलेंट मास डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। है ना। तो आप लोग मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट मास को समझ रहे होंगे, है ना। आप देखिए इसको हम पूरा इरेज कर रहे हैं फिर से। तो कोई भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो अगर एसिड का निकालना है या बेस का निकालना है तो वहां पर देखना होगा कि कितना H प्लस फर्निश हुआ और कितना OHI निकला, ठीक है ना। अगर मान लिया सॉल्ट में हम लोग देखना है कि उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर अगर निकल गया तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अगर मान लिया Al2SO4 दिया हो, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, क्या है सॉल्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ज बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 मोल ऑफ Al3 प्लस कितना SO4 कितने SO4 के बराबर होगा, सॉरी Al2SO4 का होल इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ SO4 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज एल्यूमिनियम कितना है 6 प्लस, और यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज SO4 पे कितना है -6। तो अगर Al3 प्लस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज से इसको डिवाइड कर देंगे। हमें अगर यहाँ पे Al2 क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर इक्विवेलेंट मास Al2SO4 का होल 3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया 6। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 का होल 3 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6, है ना। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा और अगर उसको बैलेंसिंग फैक्टर डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है
अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है तो वहाँ पे हम लोग कैसे इक्विवेलेंट मास या वैलेंसी फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर वैलेंसी फैक्टर निकल गया तो इक्विवेलेंट मास भी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लिया आपके पास रिएक्शन है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, अगर मान लीजिए Cr2 उसमें क्रोमेट आयन, अरे ये बना रहा है Cr3 प्लस, क्रोमेट आयन Cr3 प्लस बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, कितना है इसका, +6। अब देखिए यहाँ पे चेंज तो कितना हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है। अगर हम लोग एक एटम ऑफ क्रोमियम का देखें तो पर एटम का चेंज कितना हो रहा है, 3+ का। सो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, +3 का है ना, 6 - 3 है ना। अगर हमें इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर इसका और इसका अलग अलग होगा। देखिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr2O -2, तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एटम कितना है, 3, और कितना एटम इसमें इन्वॉल्व है, 2 एटम इन्वॉल्व है। तो टोटल कितने का चेंज हो रहा है, +6 का, यानी इसका जो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, +6। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ क्रोमेट आयन इज 6। लेकिन वहीं पे अगर Cr3 प्लस का वैलेंसी फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पे इसका चेंज कितना हो रहा है, मैग्नीट्यूड जो टोटल चेंज है वो 3 का ही हो रहा है, लेकिन चेंज ऑफ पर एटम +3 का हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल एटम कितना है, क्रोमियम का 1। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr+3 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम into change in oxidation number per atom, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 into चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आपने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा होगा आज, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करें। और इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हम लोग इसका, अगर ऐसा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस क्लास को अच्छे से समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग भी शेयर कीजिए और अर्पण ऐप को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।